आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पूरा की पॉइंट्स बताएंगे, उसके ऊपर एग्जाम में आने के लाइव क्वेश्चन बताएंगे। इधर उधर के क्वेश्चन एकदम नहीं बताएंगे, आपको एकदम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज करेंट। व्हाट इज करेंट, करंट किसको कहते हैं? ये है होता है इट इज डिफाइंड एज, इट इज मतलब करंट, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पहला चीज हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज करंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन आएगा तो ये लिखना है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कितने चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया टी सेकेंड में, तो रेट ऑफ फ्लो क्या है? 10 एप्पल का दाम 50 रुपया है, तो एप्पल का रेट क्या है? तो 50/10 है ना, एग्जैक्टली दैट पे आप कहोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इफ द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज passes through a conductor in dt seconds, तो करंट हो गया dq/dt। ऐसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा इफ 30 मिलीएम्पियर करंट फ्लोज। मिलीएम्पियर करंट लिखने की जरूरत नहीं है, करंट का यूनिट है मिलीएम्पियर करंट फ्लोज, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इफ 30 मिलीएम्पियर फ्लोज फॉर 20 milliseconds, find the amount of charge transferred, amount of charge transferred। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या डाटा दिया है? 30 मिली एम्पियर करेंट, मतलब दिया है I = 30 मिली एम्पियर। इसका मतलब हुआ 30 × 10⁻³ एम्पियर। और टाइम दिया है 20 मिली सेकेंड्स, टाइम दिया है 20 मिली सेकेंड्स, मतलब 20 × 10⁻³ सेकेंड। अब हमें पता ये करना है कि हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। अब हम निकालेंगे dq, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, देखो तो हम कहेंगे ये dt, ये टाइम dt मतलब ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल में इतना करंट गया है। अब हमें dq निकालना है, क्या करेंगे? I × dt कर देंगे, I × dt कर देंगे तो सीधा फॉर्मूला आ गया I × dt। तो 30 मिली एम्पियर 20 मिली सेकेंड्स मल्टीप्लाई करो तो 30 × 20 होता है 600, 10⁻³ × 10⁻³ is 10⁻⁻6 कूलम्स। जिसको आप चाहो तो ये 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं, आप कह सकते हो 600 माइक्रो कूलम्स, जिसको हम लोग μc ऐसे लिखते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा
तो दूसरा आप कर सकते हो। सो सिंपल है। तीसरा को आप निकाल सकते हो, है ना। 3 में से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा को आप निकाल सकते हो। दूसरा हुआ क्वेश्चन ऐसे, द चार्ज थ्रू ए वायर passing in t seconds is given by q is equal to 3t square plus 4t coulombs, ऐसे दिया है। फाइंड करेंट एट t is equal to 1 सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ऐसे दिया। कोई एक वायर में करंट चार्ज पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है? t सेकेंड के बाद कितना चार्ज पास कर गया है? q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t। अच्छा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको क्या पता करना है? व्हाट इज द करेंट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भैया? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमें तो मालूम है I इक्वल टू dq बाई dt। Q दिया हुआ है, dq बाई dt निकालना आता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसा डिफरेंशिएशन होता है? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t टू द पावर 2 माइनस 1, 4t का डिफरेंशिएशन 4 इंटू 1 इंटू t टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हो गया 6t प्लस 4 टू द पावर t टू द पावर 0 इज 1, 4 इंटू t टू द पावर 0 इज 1 इज 4 एम्पियर। कब निकालना है? 8 t is equal to 2 seconds, the current will be 6 into 2 plus 4, कितना हो गया? 12 plus 4 16 एम्पियर। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pass through a section in t seconds, then what is current? What is current? आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम E कहते हैं। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए, मतलब कितना चार्ज पास कर गया दिया है। इट इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो E चार्ज जाता है, n इलेक्ट्रॉन गए तो Ne हुआ। और टाइप dt क्या दिया है? t सेकंड में इतना चार्ज गया है, तो फिर करंट का क्या फॉर्मूला हो गया? dq बाई dt, दैट इज Ne बाई t। अगर t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो करंट हो गया Ne बाई t। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n number of electrons are moving in an orbit with frequency f. What is orbital current? What is orbital current? ऐसे करके पूछा है ऑर्बिटल करंट क्या होगा? इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन ऑर्बिट विथ फ्रीक्वेंसी f। अगर n तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, तो सोचो क्या होगा करंट। किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी f है, मतलब एक सेकेंड में f टाइम्स घूम लेते हैं। फ्रीक्वेंसी f का मतलब हुआ एक सेकेंड में हर एक इलेक्ट्रॉन f टाइम्स घूम लेते हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी है 100, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 100 बार घूम लेता है। तो क्या बता सकते हो सॉल्यूशन में क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। अगर ये एक सेकेंड में 100 बार घूम लेता है तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा?
कितना लगेगा 1/100। 1 सेकेंड में 2 बार घूम लेता है, तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा 1/2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में f बार घूम लगता है, तो कितना टाइम लगेगा एक बार घूमने के लिए, इट इज 1/f। अच्छा, ये t सेकेंड में हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक बार घूम लिया। हमें पता करना है व्हाट इज द ऑर्बिटल करंट। व्हाट इज ऑर्बिटल करंट हमें पता करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि इन t सेकेंड्स, यहां से अगर देखेंगे हम जानना चाहते हैं कितना करंट जा रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए होंगे। t सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन एक बार घूम के यहां पर आ गया होगा, ये एक बार घूम के यहां पर आ गया होगा, ये एक बार घूम के यहां पर आ गया होगा। मतलब इधर से हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए होंगे। कितना तो इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक एक बार घूम के निकल गए होंगे। अगर एक एक बार घूम के निकल गए होंगे तो कितना तो इलेक्ट्रॉन गए, n कितने समय में गए, t सेकेंड में। तो हम कहेंगे t सेकेंड्स q dq, चार्ज ट्रांसफर कितना है ne, है ना, ne। तो फिर अब dt क्या है t सेकेंड्स, तो करंट क्या हो गया dq बाई dt। dq बाई dt मतलब ne/t। लेकिन 1/t का वैल्यू कितना है, पर t इज 1/f, तो इसका मतलब क्या हुआ f इज 1/t। 1/t के जगह हम f लिख सकते हैं, t इज 1/f। f को इधर ले आया, t को इधर ले आया, तो मिला f इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t की जगह हम f लिख देंगे, तो क्या आएगा आंसर, द करंट इन द ऑर्बिट विल बी NEF। It's a very important answer, you must remember this one, the current will be NEF। next question, in a wire electrons move from left to right, what is direction of current, what is direction of current। तो आप कहोगे क्या क्या कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, अपरेंटली क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज उल्टा आ रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे सॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, करंट कैसा है, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उनका उल्टा डायरेक्शन में करंट होता है, तो आंसर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये याद रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to flow of electrons। इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे हैं उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ वी शैल सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द रेट ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट थ्रू ए वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब किसी एक वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, उसको जो ऑपोजिशन मिलता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर, ठीक है। तो अननेसेसरी नोट्स को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो लिखे नहीं। ये जो ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला हुआ ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस
ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हुआ? इट डिपेंड्स ऑन, आंसर हुआ इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। दूसरा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल कितना मोटा वायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर मतलब ये कॉपर है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है कि ब्रास है। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल का वायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। So resistance of a material depends upon 4 things. कितना लंबा वायर है, कितना मोटा वायर है, कौन सा मटेरियल का वायर है, कितना टेम्परेचर में टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है write the formula for resistance of a wire। तो आप क्या कहोगे? रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाई ए। आंसर हुआ ये यूनिट क्या होता है? ओम। ये ओम है तो इसमें एल क्या हो गया? लेंथ। ए क्या हो गया? एरिया। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। अगर आपके पास कोई एक मटेरियल है तो ये कितना लंबा है, इसका एरिया कितना है और ये कौन सा मटेरियल का है, वो डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ये रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल का नेचर है, कौन सा मटेरियल है। कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी होगा तो एल्युमिनियम के लिए दूसरा रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाई ए। नेक्स्ट आता है what is unit of resistivity? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? आप देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो इससे पता चला रो इज इक्वल टू ए आर बाई एल। अगर हम यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ रो हो जाएगा। एरिया क्या होता है? दिस लेंथ इनटू विड्थ, मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। एल क्या हो गया? लेंथ होता है मीटर में। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम में। तो आप क्या कहोगे? सिंपलीफाई करो तो मीटर स्क्वायर में मीटर, एक मीटर कैंसिल हो गया, मिला ओम मीटर। ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी जो है इट इज गिवन बाय ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम क्या देखें? ये रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। सपोज हम कहेंगे ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो was cut into two parts. What is resistivity? What is resistivity of each part? कोई वायर को काट के दो टुकड़ा कर दिए। अब जानते हो कि अगर कोई कॉपर वायर है, कॉपर वायर को दो टुकड़ा कर देंगे तो दोनों टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी
डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर कॉपर वायर को कट करोगे तो कट करने के बाद भी तो कॉपर ही रहेगा, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल इज नॉट चेंजिंग। एज मटेरियल नेचर रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। वो तो किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम कहेंगे एज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, therefore the resistivity does not change by cutting the material, cutting the wire। वायर को कट करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलता है। तो हर टुकड़ा का रेजिस्टिविटी क्या होगा, जो था वही होगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n equal parts, then what will be resistance of each part? If all parts are bundled together, what will be रेजिस्टेंस ऑफ बंडल? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला कि क्या पूछा है, क्या है कि कोई एक वायर था, इस वायर को रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस वाज आर। इसको काट के एन टुकड़ा कर दिए, छोटे 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 टुकड़ा कर दिए, तो ये हो गया छोटा सा टुकड़ा। पहला क्वेश्चन में पूछा है बताओ ये पूरा का रेजिस्टेंस अगर आर है, एन इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है कि ऐसे जो सारा टुकड़ा निकलेंगे, ये सारे टुकड़े को अगर बंडल कर देंगे तो ठीक है, उसको देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। सपोज ये जो वायर था इसका एरिया ए था और लेंथ इसका एल था, एरिया क्रॉस सेक्शन था ए, लेंथ था एल। अगर हम इसको दो टुकड़ा करेंगे, हर टुकड़ा का लेंथ कितना होगा, l/2। तीन टुकड़ा करेंगे, हर टुकड़ा का लेंथ कितना होगा, l/3। चार टुकड़ा करेंगे, हर टुकड़ा का लेंथ कितना होगा, l/4। n टुकड़ा किए, n इक्वल पार्ट्स, हर टुकड़ा का लेंथ कितना होगा, l/n। एरिया कितना है, a। रेजिस्टेंस क्या होगा वही पता करना है। अच्छा, ये जो r पहले था, ये r कितना है, क्या दिया गया है, r का वैल्यू कितना होता है, हमें तो मालूम है, ρl/a। अब ये r' का वैल्यू कितना होगा, r' का वैल्यू होगा क्या कि ये टुकड़े करने के बाद एरिया तो वही रहेगा, ये जितना मोटा था ये उतना ही मोटा रहा, तो एरिया तो वही रहा। रेजिस्टिविटी वो तो टुकड़े करने से नहीं बदलता है ना, क्योंकि कॉपर वायर है, कट करेंगे तो कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम वायर है, कट करेंगे तो एल्युमिनियम रहेगा। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो रो भी वही रहेगा। तो क्या हो गया रेजिस्टेंस, रो एल के जगह क्या लिखेंगे, l/n, लेंथ हो गया l/n। एरिया की जगह क्या लिखेंगे, a। इसको थोड़ा सजा के लिखो तो ये n आ जाएगा बाहर, इट इज 1/n ρl/a। बट व्हाट इज ρl/a, दैट इज r। तो क्या बन गया, r/n। हर टुकड़ा का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू r/n। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी दिस। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम सारा टुकड़ा को बंडल कर देंगे, एक टुकड़ा हुआ ये,
ये हुआ दूसरा टुकड़ा, ये हुआ तीसरा टुकड़ा, ऐसे सारा टुकड़ा को हम जोड़ देंगे। तो सारे टुकड़ा को हम जोड़ देते हैं, तो सारा टुकड़ा को हम जोड़ देते हैं, तो इसमें कितने तो टुकड़ा है हमारे पास, n तो टुकड़ा है। तो सारा टुकड़ा को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो ये एक बंडल बन गया। क्या कोई मुझे बताएगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला तो है, इसका लेंथ कितना है अभी? नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? क्योंकि हर टुकड़ा का लेंथ तो L/N था, बंडल कर दिए, लेंथ हो गया L/N। हर टुकड़ा का एरिया A था, हर टुकड़ा का एरिया A था, और यहाँ पर कितने टो वायर है? ऐसे कितने टो वायर है? N टो वायर है, N टो टुकड़ा था, हर एक का एरिया A है, A ऐसे करके N टो वायर को साइड से देखो तो ऐसे दिखेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? N into A है ना। हियर तो क्या लिखेंगे? हियर लेंथ इज L/N, एरिया इज N into A, तो फिर रेजिस्टेंस क्या बनेगा? रो रेजिस्टेंस तो रो L/A होता है, रो तो सेम रहेगा कट करने के बावजूद, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस विल बी रो L/A, रो L/A, L की जगह L/N, A की जगह N into A, ऐसे करके अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें क्या मिल गया? देखो तो ये N नीचे आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया रो L/N²A। लेकिन क्या है ये रो L/A का वैल्यू? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रो L/A? थोड़ी देर पहले देखे थे, रो L/A क्या था? R था, तो नया रेजिस्टेंस क्या बन गया? R/N²। नया रेजिस्टेंस बन गया R/N²। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? कोई वायर को अगर n टुकड़ा करते हैं, वायर का रेजिस्टेंस R था, टुकड़े टुकड़े करके n टुकड़े करेंगे, तो हर टुकड़ा का रेजिस्टेंस होगा R/N। सारा टुकड़ा को अगर ऐसे बंडल करके जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस होगा R/N²। ये सब 1 मार्क वाला क्वेश्चन में आता है, आपको आंसर याद रखना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन करके आंसर याद रखना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है? When a wire is cut into n equal parts, the resistance of each part will be R/N. If the parts are joined together like this, a bundle is formed, then you say for the bundle, दोनों एंड में रेजिस्टेंस क्या होगा? What is the resistance across two ends? It will be R/N²। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, तुम लोग मेहनत करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, नहीं तो पूछो। वैसे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो जो समझ नहीं पाता है वो अनाड़ी है, उसको समझ में आना चाहिए या फिर बोलना चाहिए। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched till its length becomes n times, what will be new resistance? अगर कोई वायर को खींच के लंबा कर दिए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास कोई एक वायर था, ये था वायर, ठीक है, और मान लो कि इसका एरिया था A1, लेंथ था L1, और इसको खींच के लंबा कर दी, ये लंबा हो गया। ऑब्वियसली लंबा हो जाएगा तो पतला भी तो हो जाएगा। एरिया हो गया मान लो A2, लेंथ हो गया L2। अब ये वायर को खींच के लंबा कर देंगे, उसके बावजूद उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना, क्योंकि मास तो वही रहेगा। अगर मान लो कि 50 ग्राम का वायर था, खींच के लंबा कर देंगे तो अब भी 50 ग्राम का रहेगा। मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। और डेंसिटी, मान लो कॉपर वायर था, कॉपर ही रहा, कॉपर का डेंसिटी फिक्स्ड है, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर ये कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा।
मतलब इसका जितना वॉल्यूम है इसका भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो क्या कहेंगे, हियर सॉल्यूशन बना रहे हैं, हियर वॉल्यूम रिमेन सेम, हियर वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। ये पेन का वॉल्यूम कितना है, ये एरिया मल्टीप्लाई टू द लेंथ द वॉल्यूम। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। क्या दिया है, दिया है कि वायर को खींच के लंबा किए, कितना, लेंथ बिकम्स n टाइम्स, मतलब N2 L2 क्या हो गया, n टाइम्स L1, L2 is become n टाइम्स L1। ये अगर n टाइम्स L1 हो गया, वैल्यू डालो तो क्या मिलेगा, A1 L1 is equal to A2 n टाइम्स L1। तो क्या मिला, इसमें से A2 क्या मिला, L1 तो दोनों तरफ से गया, A2 is A1 by n, A2 is A1 by n। अच्छा, पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था R मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना था, क्वालिटी, इस केस में रेजिस्टेंस R1 है और इस केस में रेजिस्टेंस R2 है। हमें R1 का वैल्यू R दिया है, R2 पता करना है। R1 क्या था, रो L1 बाई A1, हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। अब R2 कितना होगा, रो L2 बाई A2, L2 की जगह वैल्यू डालें, L2 कितना हो गया, n L1 और A2 कितना हो गया, A1 by n। तो चलो थोड़ा देखते हैं, रो L2 की जगह n L1 डिवाइडेड बाय A2 की जगह क्या लिखेंगे, A1 by n, A1 by n। तो ये n तो ऊपर जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे तो हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि अगर A2 की जगह A1 by n लिखेंगे, A2 डिवाइडेड है तो ये उल्टा हो जाएगा, n by A1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसको देखो तो थोड़ा प्यार से, क्या दिख रहा है ये, इट इज लुकिंग टू बी n इंटू n, n स्क्वायर रो L1 by A1, n स्क्वायर रो L1 by A1। लेकिन रो L1 by A1 क्या है, रो L1 by A1 तो R1 है, तो ये क्या बन गया, इट इज कमिंग आउट टू बी n स्क्वायर R1। R1 क्या था, R, सो इट इज n स्क्वायर इंटू R। तो क्या याद रखना है, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड till its length becomes n times, इसको n गुना लंबा कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर R। सपोज एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, खींच के इसको 2 गुना लंबा कर दिए, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू R। 3 गुना लंबा कर दिए, क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू R। 4 गुना लंबा कर दिए, 4 स्क्वायर इंटू R। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब रेजिस्टेंस बन गया n स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ R, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, इफ R1 इज रेजिस्टेंस एट temperature T1, R2 is resistance at temperature T2, then क्या रिलेशन है, R2 is equal to R1 into 1 plus और R2 minus R1 is equal to, ऐसे लिख सकते हो, R2 minus R1 is equal to R1 alpha T2 minus T1। ये याद रखना फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को याद रखना। मतलब R2 minus R1 क्या हो गया, क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, पहले था R1, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस, पहले था R1 अब हो गया R2, कितना बदल गया, R2 minus R1। क्यों बदल गया, क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 में बदल गया। टेम्परेचर कितना बदल गया, T2 minus T1। सो आप इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा R इज इक्वल टू R अल्फा डेल्टा T,
delta R is nothing but R2 minus R1, that is change in resistance. टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा. डेल्टा T is change in टेम्परेचर. ठीक है. और यहाँ पर एक अल्फा लिखा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल याद रखना, ये पॉजिटिव होता है किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है फॉर इंसुलेटर्स. ठीक है. इंसुलेटर के लिए ये नेगेटिव होता है. तो हो गया अल्फा का वैल्यू. तो क्या याद रखना है आपको? आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखेंगे. बट बिफोर दैट अगर हम अल्फा का यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. कॉपर के लिए एक वैल्यू ऑफ अल्फा है, एल्युमिनियम के लिए दूसरा वैल्यू ऑफ अल्फा है ना. हर एक मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू अलग अलग होता है. अब ये जो अल्फा है उसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ अल्फा. तो देखो, तो अभी अभी हम लोग देखिए ये R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T. ठीक है. और T2 माइनस T1. चलो लिखते हैं. ये है ओम, ये है ओम. ओम से ओम माइनस होगा, यूनिट होगा ओम. ये R1 क्या है? ओम. अल्फा का यूनिट मालूम नहीं है. ये डिग्री सेंटीग्रेड माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो गया डिग्री सेंटीग्रेड. अब अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा अगर हम देखेंगे इट इज कमिंग R2 माइनस R1 बाई R1, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा T. अगर ये बात है तो आप देखेंगे ये ऊपर हुआ ओम माइनस ओम हो गया ओम, नीचे ओम ऊपर ओम मिलके हो गया हरिओम. रह गया क्या? 1 बाई डेल्टा T. 1 बाई डेल्टा T मतलब डेल्टा T का यूनिट था डिग्री सेंटीग्रेड, तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. तो यूनिट ऑफ अल्फा हो गया डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. ठीक है. और ये अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे कंडक्टर के लिए. और नेगेटिव होता है किसके लिए? इंसुलेटर के लिए, प्लास्टिक के लिए, वुड के लिए, ग्लास के लिए, ये सब के लिए ये क्या होता है? नेगेटिव होता है. रबर के लिए नेगेटिव होता है. ठीक है. क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? क्या आता है क्वेश्चन ऐसे? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 degree centigrade is say 100 ohms. What will be resistance? और इसको 100 ओम की जगह 40 ओम कर देते हैं. 40 ओम. What will be resistance at temperature of 120 degree centigrade given temperature coefficient of wire is 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. ऐसा करके दिया है, पूछा है. बताओ टेम्परेचर को अगर 20 से बढ़ा के 120 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नया रेजिस्टेंस? पहले हम अपना डाटा तो लिख लें ठीक से. पहले डाटा तो ठीक से लिख दे. क्या दिया है? T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 120 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 40 ओम्स, R2 कितना है? क्या होगा भाई? क्या होगा R2 का वैल्यू? फॉर्मूला लगाइए. आपके सामने फॉर्मूला है. क्या था? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा डेल्टा T.
तो आप वैल्यू डालो इसमें R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू दिया है 0.005 0.005। डेल्टा टी कितना है 20 से बढ़ के 120 हो गया है। T2 माइनस T1 डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 120 माइनस 20 सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 100 इंटू 40 हो गया 4000 इंटू 0.005। आप इसको लिख सकते हो 4000 इंटू 5 बाई कितना तो है 1 2 3 5 बाई 1000 तो कितना हो गया देखो तो 4000 और 1000 एक दूसरे को खा गए। क्या मिला ऊपर मिला 4 इंटू 5 इज 20 ओम्स। तो R2 क्या हो जाएगा R2 माइनस 40 हो गया 20 ओम्स। तो फिर R2 क्या हो गया 20 प्लस 40 ये मिलाना तो सबको आता है 60 ohms. So the resistance, new resistance will be 60 ohms. This is what is the solution for this question. इतने में हमारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। आप इस थ्योरी को बढ़िया से देख लेना, मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा करने के लिए।